नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं आज क्लास 10th के सेक्शन डी क्वेश्चन आंसर पार्ट, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2-2 नंबर के आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो 3-3 नंबर के आते हैं। तो ये लगभग 75 क्वेश्चंस और आंसर्स का जो है पूरा कलेक्शन है और उम्मीद है कि इन्हीं 75 क्वेश्चन आंसर्स में से जो है आपको कोई 16 या 15 प्रश्न जो है जो पूरा सेक्शन डी में आता है आपका वो आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस बात की उम्मीद करता है? तो आंसर है लेंचो होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो जो है एक अच्छे फसल की उम्मीद करता है। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल। द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन, और साथ ही साथ वो उम्मीद करता था कि अगर बारिश हो जाए तो अच्छी फसल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो का किसमें विश्वास था और वो क्या करता है? तो आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड and he wrote a letter addressed to God asking for 100 pesos to buy food and seeds. लेंचो का ईश्वर पे विश्वास था और वो एक लेटर लिखता है गॉड को और उनसे बोलता है कि 100 पैसोस की ज़रूरत है उसको, जिससे कि वो अपने लिए खाना और खेतों के लिए बीज जो है खरीद सके। नेक्स्ट, नंबर 3, हु रीड्स द लेटर? उस लेटर को पढ़ता कौन है? तो आंसर है द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। उस लेटर को पोस्ट मास्टर पढ़ता है। अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग पोस्ट मैन लिख देते हैं। तो पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। उस लेटर को जो लेंचो ने लिखा है उसको पोस्ट मास्टर पढ़ता है। आइए अब अगले प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो किस बात से गुस्सा हो जाता है? एंग्री मतलब होता है गुस्सा होना। तो आंसर है ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पैसोस एंड ही गॉट ओनली 70 पैसोस। वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि उसने लेटर में गॉड को 100 पैसोस के लिए लिखा था, लेकिन उसको जो है सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं, तो इस बात से वो गुस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला, नेल्सन मंडेला जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनको किस बात के लिए थैंक यू बोलता है, धन्यवाद देता है या देते हैं? तो आंसर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिज्ञ हैं, जो लीडर्स हैं, उनको थैंक यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स थे वो एक ऐसे अवसर पर उपलब्ध हुए थे जहाँ पे जस्टिस, न्याय, शांति और ह्यूमन डिग्निटी की स्थापना हो रही थी। ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानवीय सम्मान या उच्च आदर्श। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वर द 2 नेशनल एंथम्स संग? 2 जो है राष्ट्रगान क्यों गाए गए? वाई वर द 2 नेशनल एंथम्स संग? 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए? तो आंसर है द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड 2 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द ब्लैक्स एंड द वाइट्स। जो साउथ अफ्रीका गणराज्य था, रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, तो उसमें जो है वो 2 विशेष प्रकार की जो है समुदायों को मिलकर बनता था। एक तो ब्लैक्स, काले लोग वहाँ पे थे, और दूसरे वाइट्स और गोरे लोग भी थे। इट वॉज एप्रोप्रिएट एंड शोड दैट 2 कम्युनिटीज वर टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट। और ये बात दर्शाने के लिए कि दोनों जो कम्युनिटी थी, जो दोनों समुदाय थे, वो दोनों साथ में रहें और शांतिपूर्वक रहें और अपने अतीत को भूल जाएं, इस वजह से वहाँ पे 2 नेशनल एंथम गाई गई थी। एक नेशनल एंथम गोरे लोगों की थी और दूसरी नेशनल एंथम जो है काले लोगों की थी। तो दोनों नेशनल एंथम गाई गई थी।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार करेज, साहस का क्या मतलब होता है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। मंडेला के अनुसार साहस का मतलब भय पर जीत है। विक्ट्री मतलब होता है जीत। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल थी या सीगल था, वो उड़ने से क्यों डरता था? अफ्रेड मतलब होता है डरना। तो आइए आंसर पढ़ते हैं। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। वो उड़ने से इसलिए डरता था यंग सीगल, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? ऐसी कौन सी बात थी जो यंग सीगल को मजबूर करती है कि आखिर में उसको उड़ना ही पड़ता है? तो आंसर है, द साइट ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डिस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर। जो उसने अपनी माँ की चोंच में वो मछली देखी थी, उसको भूख भी बहुत लगी थी। तो जब भी उसने देखा तो उसने एक, है ना, रिस्क लेने वाला प्रयास किया कि चलो मछली खा के आते हैं। और चूंकि उसके अंदर भूख इतनी ज़्यादा थी कि उसने रिस्क लिया और इसी बात से जो है वो उड़ना सीख गया वो। तो फिर से पढ़ रहा हूँ। द साइट ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अ डिस्परेट अटेम्प्ट टू फ्लाई। जो मछली का दृश्य था, जो उसकी माँ की चोंच में था, तो उसको वो मजबूर कर देता है कि वो जो है अपना उड़ने का प्रयास करे। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। और यहाँ पर उसकी भूख जो है ना, उसके भय से आगे बढ़ जाती है, मतलब उसके भय पे विजय प्राप्त कर लेती है कि वो उड़ नहीं सकता, और आखिर में वो उड़ ही जाता है भूख की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आई टेक द रिस्क, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क? इसमें लेखक कहता है कि मैं रिस्क लूंगा, मैं रिस्क लूंगा। वो रिस्क क्या है? तो आंसर है, द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। रिस्क क्या है? वो जो तूफान था उसमें डकोटा जो एयरप्लेन था लेखक का, वो उसको उड़ाने का जो है रिस्क लेता है, यही रिस्क था। वाई डज द पायलट टेक रिस्क? जो पायलट है वो आखिर में ये रिस्क लेता क्यों है? तो आंसर है, द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। वो रिस्क इसलिए लेता है क्योंकि वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से मिलने के लिए आतुर है, इस वजह से वो रिस्क लेता है, वो घर पहुंचना चाहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेड द वुमन इन कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली? जो कंट्रोल सेंटर में महिला बैठी हुई थी, वो नरेटर मतलब लेखक को अजीब तरीके से क्यों देखती है? तो आंसर है, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, यहां पे इज लिखा हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा, इन होगा, आई एन इन। द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली when he asked her about the other aeroplane. In the strong weather, no planes were flying and she was surprised at his question. जो कंट्रोल सेंटर में जो महिला बैठी हुई थी, उससे लेखक ने आसमान में उस दिन दूसरे एरोप्लेन के बारे में भी पूछा। और इन द स्ट्रांग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग, चूंकि मौसम इतना खराब था, स्ट्रांग वेदर मतलब होता है मौसम इतना खराब था कि कोई और प्लेन वहाँ पे उड़ ही नहीं रही थी। तो जब ही नरेटर ये क्वेश्चन पूछता है तो सी वॉज सरप्राइज्ड एट दिस क्वेश्चन, तो इससे उसको आश्चर्य होता है, इसलिए वो लेखक को घूर के देखती है। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? क्वेश्चन नंबर 13, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एनी डायरी क्यों रखना चाहती है? तो इसका आंसर है, आप देखिएगा, ये बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी? तो इसका आंसर है, बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई करीबी दोस्त नहीं है, इस वजह से वो डायरी लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
वॉट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास? आखिर में मिस्टर कीसिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे एनी के, आखिर में उसको क्लास में बात करने के लिए अलाउ क्यों कर देते हैं, इजाज़त क्यों दे देते हैं? तो आइए पढ़ते हैं आंसर। एनीज लास्ट एसे इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम शोड मिस्टर कीसिंग द लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड। एनी ने जो आखिर में जो एसे लिखा था, जो निबंध लिखा था, जो मिस्टर कीसिंग उसको पनिशमेंट, दंड के रूप में लिखने को देते थे, तो इस बार उसने ऐसे में जो है ना अपने बचपन की जो है ना, जो सबसे खूबसूरत बात होती है, वो शरारत, वो चीज़ एनी का जो है उस ऐसे में झलक गया था मिस्टर कीसिंग को। इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और इससे जो है मिस्टर कीसिंग को पता चल गया था कि जो जनरेशन गैप होता है बच्चों में और बड़ों में, वो ही जो है गैप को ही भरना है। इस वजह से उन्होंने एनी को क्लास में बात करने के लिए इजाज़त दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ एनी? मिस्टर कीसिंग एनी से चिढ़ क्यों जाते हैं, गुस्सा क्यों हो जाते हैं? एनॉयड मतलब होता है चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना। तो आंसर है मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विथ एनी बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो उससे गुस्सा इसलिए हो जाते हैं या चिढ़ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत बातूनी थी। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करती थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड मिस्टर कीसिंग पनिश एनी? मिस्टर कीसिंग जो है एनी को कैसे पनिश करते थे, कैसे दंड देते थे? तो ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसेज ऑन अ चैटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग उसको जो है चैटर बॉक्स टॉपिक पे जो है एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में उसको ऐसे लिखने को देते थे। इसी तरीके से वो उसको पनिश करते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 से आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो बड़े लोग हैं गोवा में, वो किस बात को लेके जो है ना बार बार, या किस अतीत को लेकर जो है बार बार है ना याद करते हैं, किस अतीत को याद करते हैं? नॉस्टैल्जिक मतलब होता है पुरानी बातों को सोच करके याद करना। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा में बड़े लोग हैं वो किन पुरानी बातों को लेकर बार बार याद करते हैं? तो आंसर है दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पोर्तुगीज डेज। वो अपने पुराने जो पुर्तगीज़, जब पुर्तगाली लोग वहाँ पे रहा करते हैं, तो उन दिनों के बारे में सोचते हैं और उन्हीं को बार बार दिमाग में लेके आते हैं वो। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट देयर ओल्ड पोर्तुगीज डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर, बेकर जो मतलब ब्रेड बनाने का काम करते हैं या बिस्किट्स, बेकरी वाला आइटम्स का काम करते हैं, उनको गोवा में क्या कहा जाता है? तो द बेकर इज कॉल्ड पादेर इन गोवा। गोवा में जो बेकर है उसको पादेर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पोर्तुगीज डेज? जो बेकर्स थे वो पुर्तगीज डेज मतलब होता है उन पुर्तगाली दिनों में, मतलब जब पुर्तगाल के लोग वहाँ पे गोवा में रहा करते थे, तो वो क्या पहना करते थे? तो आंसर है दे वोर अ पेक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई। वो एक विशेष, पेक्यूलियर मतलब होता है विशेष प्रकार का ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई कहते हैं, कबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इज कूर्ग? कूर्ग कहाँ है? तो आंसर है इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कूर्ग जो है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में स्थित है। कूर्ग कहाँ है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन या मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है कूर्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग? कूर्ग का जो मेन क्रॉप है वो क्या है? तो आंसर है कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग। वहां का जो मुख्य क्रॉप है, जो मुख्य फसल है, वो कॉफी है। कॉफी की पैदावार वहां पे ज्यादा होती है कूर्ग में। नेक्स्ट नंबर 22, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? राजवीर जो है वो चाय के बागान देखने के लिए उत्साहित क्यों था? एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित। तो आंसर है राजवीर वॉज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर उत्साहित था चाय बागान देखने के लिए क्योंकि उसने कभी चाय बागान पहले नहीं देखा था।
आइए क्वेश्चन नंबर 23 और आगे पढ़ते हैं। What did Midge do to the box? ये मिजबिल द ओटर रिलेशन की ये प्रश्न है। ये मिज मतलब होता है मिजबिल, जो ऑटर जिसका नाम था मिजबिल, है ना। तो वो क्या करता है बॉक्स को, बॉक्स में मतलब उसको लेखक बंद कर देता है, तो आखिर में उस बॉक्स को जो है वो क्या करता है। मिज मिज मतलब मिजबिल, ऑटर, ऊदबिलाव कहते हैं उसको हिंदी में, जो नेवले जैसा दिखता है लेकिन नेवला होता नहीं वो। तो आंसर पढ़ते हैं। मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप। उसने बॉक्स का जो मेटल लाइनिंग जो था, मतलब जो किनारे किनारे के जो भाग थे, उसको उसने फाड़ दिया। टोर दिया, टोर मतलब होता है फाड़ दिया, ठीक है। टीयर, टोर, टॉर्न, ये सेकेंड फॉर्म है टीयर। टीयर मतलब होता है फाड़ना। मिज टोर द मेटल लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू एस्केप। उसने जो मेटल लाइनिंग थी बॉक्स की उसको तोड़ दिया था या फाड़ दिया था, और वहां से वो भागना चाहता था। एस्केप मतलब होता है भागना। क्यों फाड़ा था उसने बॉक्स को? क्योंकि उसको भागना था वहां से। एस्केप मतलब भागना होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम? वली का जो सबसे अच्छा पास टाइम था, है ना, जो सबसे अच्छा समय था, वो क्या था? तो आंसर है वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो वली का फेवरेट पास टाइम जो है हमेशा अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पे खड़े रहना था, और वहाँ से वो जो है ना सड़क दिखती थी, वहाँ पे जो भी कुछ घटनाएं होती थी उसी को देखते रहना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा? बुद्ध के अनुसार कोई व्यक्ति कैसे जो है मन की शांति या मस्तिष्क की शांति को प्राप्त कर सकता है? अटेन मतलब होता है प्राप्त करना, पीस ऑफ माइंड मतलब होता है मस्तिष्क की शांति। तो आंसर है वन हु गेट्स रिड ऑफ ग्रीफ एंड कंप्लेंट कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने दुख और अपनी शिकायतों से मुक्ति पा सकता है, वही जो है मन की या मस्तिष्क की शांति भी प्राप्त कर सकता है। तो ग्रीफ मतलब होता है ग्रीफ मतलब होता है शोक, दुख, और कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत। इससे जो छुटकारा पालेगा अपने जीवन में, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु इज लोमो एंड वाई डज ही विजिट चुबुको? लोमो कौन है और वो चुबुको के पास क्यों जाता है? तो आंसर है लोमो इज अ रिच लैंडलॉर्ड एंड ही विजिट्स चुबुको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर फॉर मैरिज। लोमो जो है एक रईस है ना, जमींदार है वो। लैंडलॉर्ड मतलब होता है जमींदार। लोमो जो है एक रईस धनवान जमींदार है। ही विजिट्स चुबुको टू आस्क द हैंड ऑफ हिज डॉटर फॉर मैरिज। वो चुबुको के पास इसलिए जाता है जिससे कि वो उसकी बेटी का हाथ मांग सके या उसके साथ शादी कर सके। तो आइए 27, 26 ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे जो कि आपकी बुक थी फर्स्ट फ्लाइट, उसके लेसन्स के। अब ये है पोइट्री सेक्शन के, बुक फर्स्ट फ्लाइट का ही है ये भी। तो आइए पढ़ते हैं पोइट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं, इसी को डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, आपको लिखना हो तो एग्जाम में लिखिएगा, नहीं तो इतना ही पर्याप्त है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, इतना ही लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा है, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। जब डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिरता है, जब बर्फ के वो पार्टिकल्स, वो कण उसके ऊपर गिरते हैं, तो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है और उसका मन बदल जाता है। अब वो बाकी दिन जो बचा हुआ है उसके जीवन में, उसको एंजॉय करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोएट से हैव चेंज्ड हिज मूड? लेखक क्या कहता है कि उसका मन किस बात से बदल गया है? मूड मतलब होता है मन। तो आंसर है द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। जो बर्फ के जो छोटे छोटे कण उसके ऊपर गिरते हैं,
उसी को देखकर जो है या उसी को महसूस करके कवि कहता है कि उसका मन बदल गया है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कवि का मन जो है दुखी था पहले, अब वो खुश हो गया है। सैड मतलब होता है दुखी होना, और खुश हो गया है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। जो फायर है इसका क्या मतलब होता है पोएम में। तो आंसर है फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम। जो फायर है, फायर का वैसे तो मतलब आग होता है, लेकिन कविता में फायर को जो है प्रतीकात्मक सिंबॉलिक रूप में इस्तेमाल किया गया है। और फायर का मतलब होता है डिजायर, डिजायर मतलब होता है ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच। तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। जो कविता है उसमें आइस का क्या मतलब है। तो ये भी शब्द जो है प्रतीकात्मक है। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड इन द पोएम। आइस जो है नफरत के रिप्रेजेंट करती है इस कविता में। तो हेट्रेड मतलब होता है नफरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। जो टाइगर है वो ग्रामीणों को कैसे टेरिफाई करता है। टेरिफाई मतलब होता है डराना। वो ग्रामीणों को कैसे डराता है। तो आंसर है द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज एंड मेकिंग एंग्री साउंड्स। जो टाइगर है वो ग्रामीणों को जो है वो अपने नुकीले और चुकीले दांतों को दिखाता है और अपने पंजों को दिखाता है, और जो है वो जोर से दहाड़ता है। एंग्री साउंड्स मतलब होता है जोर से दहाड़ता है। तो इस तरीके से वो ग्रामीणों को डराता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। रात को जो टाइगर है वो कहाँ देखता है, किसको देखता है। स्टेयर मतलब होता है देखना। तो आंसर है द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट। रात में जो टाइगर है वो तारों को देखता है, स्टार्स को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड द बॉल गो। वो जो बॉल है द बॉल पोएम में, जिसको जॉन बेरीमैन ने लिखा है, वो बॉल आखिर में कहाँ जाती है। तो आंसर है द बॉल वेंट इनटू द नियर बाई वाटर बॉडी। बॉल कहाँ जाती है, वो पानी में चली जाती है। वाटर बॉडी मतलब होता है पानी या तालाब, जो भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पजेशन मीन। जो फ्रेज आया है इस पोएम में इन द वर्ड ऑफ पजेशन, इसका क्या मतलब होता है। तो आंसर है इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर्स टू पजेस द थिंग्स। इसका मतलब होता है कि हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने पास बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है, रखना चाहता है। पजेस मतलब होता है रखना, है ना। तो ये क्वेश्चन 8 था। अभी आइए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मरमेड। अमांडा यदि जल परी होती, मरमेड मतलब होता है जल परी, तो अमांडा यदि जल परी होती तो वो क्या करती। तो आंसर है इफ अमांडा वर अ मरमेड देन सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्विड एमराल्ड सी, सी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द सी। तो इसमें आंसर है अमांडा यदि मरमेड मतलब जल परी होती तो वो जो नीला समुद्र है ना, एकदम नीला चमकता हुआ साफ सुथरा समुद्र है नीचे गहराई में, तो वहाँ पे वो ड्रिफ्ट स्लोली मतलब होता है आराम से वहाँ पे तैरती, वो स्विमिंग करती, और पूरी के पूरे समुद्र में वो अकेले जो है वहाँ की निवासी होती। इनहैबिटेंट मतलब होता है वहाँ पे वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो ऐसे जंगल में जहाँ पे पेड़ ही न हो तो वहाँ पे नहीं हो सकती हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो पेड़ रहित जंगल में नहीं हो सकती हैं। तो आंसर है द 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट आर। जो 3 चीज़ें पेड़ रहित जंगल में नहीं हो सकती हैं वो हैं द सिटिंग ऑफ अ बर्ड ऑन ट्रीज। पेड़ों पे जो है पक्षी नहीं बैठेंगे, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी नहीं होंगे।
द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये सब नहीं छिप सकते हैं। नंबर 3, द सन बरिंग इट्स फीट इन द शैडो ऑफ द फॉरेस्ट, और वहाँ पे कोई छाया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेड़ होते हैं तभी छाया होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम? इस कविता में वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? इस कविता में पेड़ कहाँ पर हैं? वेयर मतलब होता है कहाँ पर। तो इन द पोएम द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोएट्स हाउस दो दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट। इस कविता में जो है पेड़ जो है लेखिका एंड्रीन रिच हैं, इस कविता की लेखिका जो है एंड्रीन रिच हैं। तो इस कविता में जो पेड़ है वो कहाँ पे है? लेखिका के घर में है, पोएट्स हाउस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं हम लोग। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज टू? जो लेखक है वो पेड़ की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज मतलब होता है शाखाएं हैं, उसकी तुलना किससे करता है? तो आंसर है द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेज टू पेशेंट्स हु वर न्यूली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जो कवि है पेड़ों की तुलना उन पेशेंट से करता है। पेशेंट मतलब होता है बीमार लोग या रोगी लोग जो हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए हैं, छोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज पोएट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? जो कार्ल सैंडबर्ग है जिन्होंने फॉग पोएम लिखी है, तो इसमें पूछा गया है व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? जो कवि सैंडबर्ग हैं वो क्या सोचते हैं कि जो फॉग है, फॉग मतलब होता है कोहरा, वो किसकी तरह है? तो अकॉर्डिंग टू सैंडबर्ग द फॉग इज लाइक अ कैट। सैंडबर्ग के अनुसार जो फॉग है, जो कोहरा है, वो एक बिल्ली की तरह है। उसकी तुलना उन्होंने बिल्ली से की है। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? तो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग जो है जैसे बिल्ली आती है ना, दबे पांव आती है, वैसे ही वो फॉग मतलब कोहरा भी आता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हेयर? वो जो यंग वुमेन है, लेडी है, उसके बालों का रंग क्या है? तो द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर। तो वो जो यंग लेडी है उसके बालों का कलर जो है वो येलो है, पीला है। नेक्स्ट नंबर 16, व्हाई डज द यंग वुमन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर? जो यंग वुमन है वो अपने बालों के कलर को कैसे बदलना चाहती है? सी वॉन्ट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। वो इसलिए अपने बालों का कलर बदलना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसके सुंदर बालों की वजह से उसको प्यार न करें, बल्कि उसकी अंदर की अच्छाई की वजह से उसको प्यार करें वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड एक जानवर है, तो आखिर में वो क्या करता है? तो एट लास्ट द कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। आखिर में जो है कस्टर्ड जो है वो एक सुरक्षित जगह, सेफ केज मतलब होता है सुरक्षित पिंजड़ा, है ना, उसके लिए बोलता है कि मुझे एक सुरक्षित पिंजड़ा दे दिया जाए। एट लास्ट द कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी ये पोएम है, कुल 17 क्वेश्चन है इसमें पोएम सेक्शन में। अब आइए जो है हम लोग करते हैं फुट प्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है, ये उसके क्वेश्चन है ये।